इलस्ट्रेशन नंबर 6 को देखिए ज़रा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कहता है, XYZ लिमिटेड करके कोई कंपनी है, ठीक है। कहता है कि हैविंग शेयर कैपिटल ₹10 लाख, 10 लाख रुपए की इनकी शेयर कैपिटल है। कहता है 10 लाख रुपए की टोटल शेयर कैपिटल है, 10 रुपये का एक शेयर है, ये भी बताया, ठीक है। एक शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपये। तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकाल पाएंगे इस चीज़ से। 10 लाख रुपए की टोटल कैपिटल है, शेयर कैपिटल, 10 रुपये का एक शेयर है। नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 10 रुपये, ठीक है। तो 1 लाख आपके पास में क्या आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, बचपन में करते थे कोई आपके पास में 11th-12th में ये ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको पता ही है आपके पास में। इट डिस्ट्रीब्यूटेड करंट डिविडेंड ऑफ 20% पर एनम के हिसाब से। डिविडेंड आपको परसेंटेज में गिवन है, और मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, कहते हैं डिविडेंड परसेंटेज में होता है तो ऑब्वियसली उसे अमाउंट में कन्वर्ट करना है, तो ये परसेंटेज का क्या करेंगे, सीधी सी बात है। डिविडेंड का परसेंटेज ऑलवेज EPS पे होता है, अर्निंग प्राइस पर शेयर। कहते हैं अर्निंग प्राइस पर शेयर जितना भी है उसका 20% कर दो, डिविडेंड का अमाउंट मिल जाएगा। और सर बाकी का 80% क्या होगा, सीधी सी बात है, रिटेन अर्निंग। सिंपल सी बात है। EPS का 2 पार्ट ही होता है, EPS का 2 पार्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। कहते हैं डिविडेंड 20% है तो 80% क्या होगा सर, सीधी सी बात है, रिटेन अर्निंग। क्लियर है। कहता है एनुअल ग्रोथ रेट इन द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड 2%। लो जी, ग्रोथ आपको दे रखा है 2%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑन इक्विटी मतलब कि KE की बात कर रहा है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी है, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, ठीक है। देखिए रेट याद रख लीजिए, एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले वो चीज़ मैं आपको सबसे पहले ही क्लियर करवा दूँ, सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न लिखा है, ठीक है। सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न लिखा है या फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है। इसका मतलब है वो आर दे रहा है। वो क्या दे रहा है, आर, कंपनी की ओर से। आर का मतलब कंपनी की ओर से अर्निंग। ये 2 चीज़ गिवन है। तो कहते हैं कि अगर वो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इक्विटी, ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ब्रैकेट में लिख दे इक्विटी, ठीक है। या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ और सिर्फ लिखा है लेकिन क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी हम मान लेते हैं कि वो KE है, ठीक है। या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिस्क क्लास ऐसा लिखा है तो वो किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो दे रहा है इन्फॉर्मेशन KE की। ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर होना चाहिए। रेडी, चलिए। तो कहते हैं यहाँ पे तो आपको क्या दे रखा है, कहते हैं एनुअल ग्रोथ 2% है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑन इक्विटी आपके पास में, तो ऑन इक्विटी 15% है, मतलब कि KE गिवन है। कैलकुलेट करने के कह रहा है प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब कि P0 आपको खुद से निकालना है, गॉर्डन मॉडल का यूज़ करना है। तो वैसे भी ये बताने की ज़रूरत नहीं थी गॉर्डन मॉडल, क्योंकि ग्रोथ इसने दिया है। हमने अभी तक 3 ही फॉर्मूले पढ़े, एक ही फॉर्मूला ऐसा है जहाँ पे ग्रोथ आता है, वो है गॉर्डन मॉडल। ऑब्वियसली ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, बताया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला पुट कर देंगे, KE इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G। अब P0 निकालने के लिए कहा है तो P0 की जगह तो कोई पुट नहीं करना है, P0 को P0 ही रहने देना है, लास्ट में उसका आंसर निकालना है। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बताइए KE कितना है, कहता है 15%, लेकिन फॉर्मूले में पॉइंट में लिखना 0.15, ठीक है। P0 को ऐसे ही रहने देना, P0 तो निकालना है बेसिकली। D1 और G ये बता दो, तो G तो डायरेक्टली यहाँ पे गिवन था जी के 2%, तो यहाँ पे 2% है, 0.02 परसेंटेज में नहीं लिखना, ठीक है, 0.02 क्लियर है आपके पास में। तो ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है, 0.02। D1 कितना है, क्या ये कहता है कि इट डिस्ट्रीब्यूटेड करंट डिविडेंड 20% है। मैंने कहा EPS का 20% कर दो, काम खत्म। सर EPS से रिलेटेड कोई नेट प्रॉफिट, प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ध्यान से सुनना, जब नेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, एंड आपके पास में प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसी 3-4 चीज़ें नहीं गिवन है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ गिवन है, वो है आपके पास में शेयर की प्राइस।
सिर्फ एक चीज़ है गिवन है, ठीक है। वो नेट प्रॉफिट, वो आपके पास में प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। सिर्फ एक चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, वो है आपके पास में शेयर की एक ही प्राइस, ठीक है। या तो वो कोई भी चीज़ आपको एज ए आपके पास में फेस वैल्यू दे देगा या फिर प्राइस दे देगा, इस तरीके से बोलेगा। जहाँ पे आपको कह रखा है फेस वैल्यू 10 रुपये, मान के चलेंगे कि ये ईपीएस है, इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये ईपीएस है, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है, देखिए क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि 10 रुपये पहले थे, आज भी 10 रुपये ही रहेंगे ईपीएस, क्योंकि कोई खर्चा वगैरह तो है नहीं जो कि माइनस करना होता है। कोई खर्चा नहीं है हमारे पास में, 10 रुपये है, 10 रुपये ही रहे हमारी अर्निंग। क्या ये चीज़ सबसे पहले क्लियर हो रही है? तो ईपीएस 10 रुपये मिल चुके हैं सर जी, और जब क्वेश्चन में कुछ नहीं होता तो इसे ईपीएस मानते हैं, आपने बता दिया। अब 20% कर देंगे इसका, तो कहते हैं कि D1 कैसे मिलेगा? सीधी सी बात है, ये ₹10 EPS है, इंटू 20% कर देंगे तो आपको D1 मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं पे मैं कह दूंगा कि आपका आंसर गलत। ये जैसे ही 2 रुपये आपने लिखा D1, और मैं यहीं पे आपके पास में कह दूंगा कि आपका आंसर गलत। क्यों गलत? अगर जिन स्टूडेंट ने इसे D1 कहा है, उन स्टूडेंट ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल सही से पढ़ा नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मेहनत करके मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि जब भी डिविडेंड की बात हो तो थोड़ा सा सतर्क होकर क्वेश्चन को पढ़िएगा। डिविडेंड इसने कहा है 20%, लेकिन क्या उससे पहले का पॉइंट आपने पढ़ा? उससे पहले का क्या आपने पॉइंट पढ़ा? पॉइंट क्या लिखा हुआ है ज़रा सुनिए। कहता है कि इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी हम ये डिविडेंड दे चुके हैं। तो ये क्या D1 है सर? नो, ये D0 है, ये D0 है। यहीं पे तो गलती करते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन तो 2 नंबर तक का ही है, 5 नंबर में कई बार पूछते हैं, ठीक है। और इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट ऐसे ही गलती कर देते हैं, D1 मान लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सही से करते नहीं है। और उसका ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अपना कंसेप्ट, मोस्टली स्टूडेंट को कंसेप्ट आता है लेकिन यूज़ नहीं करते। यहाँ पे भी जिन स्टूडेंट ने D1 कहा उनको कॉन्सेप्ट नहीं आता, ऐसा नहीं है। हमारे साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है, मुझे विश्वास है कि हर एक स्टूडेंट को कंसेप्ट आता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि कंसेप्ट का यूज़ ही नहीं करते आप। जब डिविडेंड की बात होती है तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए कि वो डिविडेंड किसका है, क्या ये पेड है या फिर नेक्स्ट ईयर का है, ये आपको देखना है। कुछ भी नहीं कहा तो हम D0 मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो स्पेसिफिकली आपको कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि ऑलरेडी पेड, ठीक है, हम डिविडेंड ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये D0 है सर। तो D1 के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में ये बनाएगा कि D1 इज इक्वल टू D0 प्लस G, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि मेन फॉर्मूले में G ऑलवेज पॉइंट में लिखना, वर्किंग नोट में D1 के हिसाब से जहाँ पे G यूज़ होता है वहाँ पे ऑलवेज परसेंटेज में लिखना, ऑलवेज पॉइंट में यहाँ पे, ऑलवेज परसेंटेज में यहाँ पे लिखवा चुका हूँ, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी सेम कंसेप्ट है, क्योंकि सेम फॉर्मूला है, सेम चीज़ें है, कोई फ़र्क नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड डिसीजन में, गॉर्डन मॉडल में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, एक ही है दोनों में। क्लियर है? चल, तो कहता है D0 बता दीजिए ₹2, और प्लस कहता है कितना 2%, डायरेक्ट 2% करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर में 2% करेंगे। तो 2 + 2% का साइन प्रेस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2.04। 2.04 आपके पास में, रुपीज़ लिखना भूलना नहीं दोस्त, ठीक है। तो ₹2.04, तो ₹2.04 आपके पास में आ गया। बस आंसर निकाल लीजिए। सबसे पहले तो 0.02 को इस तरफ भेज दो, मतलब कि 0.15 माइनस 0.02, तो ये 0.13 आ गया। 0.13 यहाँ पे नीचे चला जाएगा और P0 सामने चला जाएगा, तो 2.04 डिवाइड बाई 0.13, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 15.69 रुपीज़, 15.692 इस तरीके से है, ठीक है। आप चाहे तो पॉइंट के बाद के 4 डिजिट लिख सकते हैं अपने तरीके से। तो ये देखिए आंसर मैच हो जाएगा, लेकिन अपने आंसर इसी तरीके से फॉलो करिए, इसे लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मेन पॉइंट है, इसे हाईलाइट करिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड को अच्छे से अपनी बुक में, ठीक है। अच्छे से हाईलाइट करिए, पेंसिल से अंडरलाइन करिए, वो आपकी मर्जी है, पेन से अंडरलाइन करना है, लेकिन अच्छे से दिखाई दे इस तरीके से करिएगा जी। एग्जाम टाइम पे जब रिवीजन करें तो ये वर्ड दिखना चाहिए, और याद आना चाहिए कि जब भी डिविडेंड की बात हो तो थोड़ा सा अच्छे से सतर्क होके क्वेश्चन को 2 बार रीड करेंगे, पता तो चले कि D1 है या फिर D0।
डायरेक्टली D1 मान के कैलकुलेशन मत कर देना, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। वैसे सिंपल क्वेश्चन था लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे गलतियाँ बहुत करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 होमवर्क में रहेगा, मैं आपको ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये होमवर्क में करना है आपको, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए ज़रा, कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 फर्म जो है पेड डिविडेंड ₹2 पर शेयर। अब तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब सारा कंसेप्ट याद आ चुका होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, क्लियर है। पेड वर्ड यूज़ हुआ है। कहता है एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द डिविडेंड्स फ्रॉम द कंपनी इज एस्टिमेटेड 5% है, तो ग्रोथ 5% है आपके पास में, क्लियरली दे रखा है। कहता है डिटरमाइन करिए द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस डिटरमाइन करना है, मतलब कि P0 ढूंढने के लिए बोला है, ठीक है। कहता है ऑफ द इक्विटी शेयर इफ द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द डिविडेंड्स, कहता है राइज टू 8%, मतलब कि ग्रोथ अभी कितना है 5%। कहता है अगर 5% से वो बढ़ जाए, 8% हो जाए ग्रोथ 8% हो जाए तो मार्केट प्राइस कितना होगा ये बताओ। कहता है अगर 2 क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन 8% कर दिया जाए तो, दूसरा क्वेश्चन कहता है 3% कर दिया जाए तो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन पूछे, अगर ग्रोथ 8% हो तो निकाल के दीजिए मार्केट प्राइस कितना होगा, एंड ग्रोथ 3% हो, फॉल टू 3%, मतलब कि 3% हो तो कितना होगा ये निकाल के दीजिए। कहता है फाइंड आउट द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स गिवन डेट रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी, मतलब कि ये के गिवन है 15%। तो सबसे पहले आपको सिंपली गॉर्डन का फॉर्मूला है ये तो पता ही चल गया, ग्रोथ गिवन है, फॉर्मूला सबसे पहले पुट कर देंगे, के इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G, ठीक है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। सबसे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा, 8% अगर ग्रोथ हो जाए तो, ठीक है। तो कहता है ग्रोथ अगर 8% हो जाए तो सबसे पहले उसका आंसर दे दो। कहता है ग्रोथ अगर 8%, वैसे 5% है लेकिन अगर उसे 8% लिया जाए तो क्या आंसर आएगा। तो सिंपल सा है, के कितना है सर 0.15 इज इक्वल टू आपके पास में D1 कितना है बताइए। तो कहते हैं D1 नहीं गिवन है, D0 गिवन है, क्योंकि पेड है तो D0 है सर, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें ग्रोथ ऐड कर दो ना। तो कहते हैं 2 प्लस 8% है ना, ग्रोथ इस बार 8% है, 8% ग्रोथ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ने क्लियरली कहा है कि 5% भले ही आपका करंट ग्रोथ है लेकिन उसे अगर 8% करा जाए तो मार्केट प्राइस उसे चाहिए, मार्केट प्राइस P0 उसे चाहिए, तो निकाल के देना है बस। तो कहता है ग्रोथ कितना 8%, 0 पॉइंट आपके पास में 08, क्लियर है, ओके। तो कहता है 8% है ग्रोथ, बस D1 बता दीजिए, काम खत्म करिए। D1 इज इक्वल टू सिंपल सा है, D1 इज इक्वल टू D0 प्लस G। D0 कितना है सर ₹2। ग्रोथ कितना लेना है, कहता है वैसे 5% है लेकिन क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली 8% से कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो कहता है प्लस 8%, डायरेक्ट 8%, यहाँ पे डायरेक्ट 8%, यहाँ पे पॉइंट में लिखेंगे। मेन फॉर्मूले में ऑलवेज चीज़ें पॉइंट में, जो आपके पास में वर्किंग नोट में जो G लिखते हैं उसमें ऑलवेज परसेंटेज में। कहता है 2 + 8%, तो कहता है ₹2.16, तो कहता है ₹2.16 लिख दीजिए भाई। 0.08 इस तरफ आएगा तो 0.15 माइनस 0.08, तो ये बन जाएगा 0.07, तो 2.16 डिवाइड बाई 0.07, तो ये आपके पास में आंसर जो आपके पास में आना चाहिए वो यहाँ पे लिख देता हूँ 30.86 कर देता हूँ, ठीक है। 857 इस तरीके से है, तो मार्केट प्राइस मैंने लिख दिया 0 आपके पास में 30.86, ठीक है। लो जी, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन से सोल्व कर लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, कहता है कि अगर ग्रोथ 3% हो जाए तो, 2 लिखा है, 2 का मतलब 3% हो जाए तो, और अगर बाय लिखा होता, ध्यान से सुन लेना, 2 का मतलब है कि इतना ही हो गया, 3% ही हो गया, 3% हो गया मतलब कि ग्रोथ की जगह 3% लेना है, मतलब कि के 15% है, ठीक है। डी आपके पास में D1 निकालना हो गया, P0 आपके पास में ग्रोथ 3% ही हो गया है, 2 लिखा है मतलब कि इतना परसेंट हो गया है, और अगर बाय लिखा होता, ध्यान से सुनना, 2 लिखा है मतलब कि 3% ही हो गया, ग्रोथ की जगह 3% लेना है, 5% है लेकिन 3% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर बाय लिखा है तो बाय का मतलब इतने से कम हो गया, मतलब कि 5 - 3 कितना है 2% हो गया, तो यहाँ पे 2% लेना है। कब, जब यहाँ पे बाय लिखा होता, तो 2 का मतलब इतना ही हो गया, बाय का मतलब इतने से कम हुआ है, इतने से कम हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है,
ठीक है, जो भी वर्ड लिखा है। कहता है फॉल बाई 3%, ऐसा लिखा होता, फॉल्स बाई 3%, बाई फॉल्स बाई 3%, इसका मतलब 3% से कम हुआ है, मतलब कि 5% जो आपका एग्जिस्टिंग है उसमें से 3 माइनस करके जो आंसर आया वो ग्रोथ लेना है 2%, तो 2% यहाँ पे लेना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल टू लिखा है, 3%। 2 का मतलब होता है इतना ही हो गया, 3% डायरेक्ट ले लो। बाई का मतलब डायरेक्ट मत लेना, अगर बाई लिखा है तो माइनस करके जो अमाउंट निकला वो यहाँ पे लेना है, और 2 का मतलब इतना ही डायरेक्ट लेना है। ठीक है, ये कंसेप्ट बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में कहीं पे पढ़ा है, 2 और बाई का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में वापस से याद आ रहा होगा। तो कहते हैं आपके पास में कितना है भाई, D1 निकालने के लिए बता दो। D1 मतलब कि D0 प्लस जी, D0 कितना है इस बार, कहता है वो तो 2 रुपये ही है, सीधी सी बात है। प्लस आपके पास में ग्रोथ तो 3% का है ना, तो 3% ऐड कर दो, कितना आ गया, कहता है 2 + 3% मतलब कि 2.06 रुपीज़, 2.06, तो लिख दो, आंसर निकाल लो 2.06। ठीक है, तो कहता है 0.03 सबसे पहले इस तरफ भेज दो, 0.15 माइनस 0.03, और ये आ गया 0.12, तो 2.06 डिवाइड बाई 0.12, तो आपके पास में आंसर कितना आना चाहिए, 17.1666, तो 17.17 कर देता हूँ। तो कहता है P0 इज इक्वल टू 17.17, ये ऊपर ऊपर से कैलकुलेशन करवा रहा हूँ ताकि दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर होमवर्क में अच्छे से प्रेजेंटेशन करके लिखना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। इसके बाद इसने कहा प्रेजेंट मार्केट प्राइस भी निकालिए। प्रेजेंट मार्केट प्राइस का मतलब प्रेजेंट ग्रोथ को लेके वापस से एक बार प्रेजेंट के हिसाब से निकालिए, मतलब कि ये सब छोड़िए 8%, 3%, प्रेजेंट में जो चीज़ है उससे हिसाब से निकालिए, मतलब कि 5% के हिसाब से निकालो, ये कहना चाहता है। प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स निकालिए, तो प्रेजेंट मार्केट प्राइस मतलब कि प्रेजेंट तो 5% चल रहा है, उसके हिसाब से निकालो, सीधी सी बात है। लो जी, कहता है प्रेजेंट के हिसाब से निकाल देते हैं, तो बताइए के ई तो 0.15, D1 कितना होगा तो वो निकालना पड़ेगा, P0 तो निकालना है, और ग्रोथ कितना होगा 5%, ग्रोथ कितना होगा 5%, तो 0.05। D1 आपके पास में निकालो भाई, कहाँ पे जगह है, यहाँ पे कर देता हूँ। D1 इज इक्वल टू ₹2, D0 जो है 2 रुपये, उसमें ऐड कर देंगे 5%, तो कहता है 2 + 5%, 2.1 रुपीज़, 2.1, तो यहाँ पे रुपीज़ 2.1 आ गया, तो बस ख़त्म। 0.05 को सबसे पहले उस तरफ भेज देते हैं, तो 0.15 माइनस 0.05 जो भी आया डिवाइड बाई कर दो, 2.1 डिवाइड बाई 0.1, 2.1 डिवाइड बाई 0.1, तो आपके पास में ₹21 आ गया, काम ख़त्म। P0 इज इक्वल टू ₹21। लो जी, तीनों क्वेश्चन के आंसर पूछ लिए, एक ही क्वेश्चन में इसने 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों के आंसर दे दिए। एक बार के लिए क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, आंसर यही आ रहा है क्या, 21, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन। इसके बाद इसने यहाँ पे जो 8% हो गया ग्रोथ, कहता है कि 13.86, तो वही आ रहा है, हाँ 13.86, और 17.7 ये रहा 17.7। ठीक है, प्रॉपर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन इसी तरीके से करेंगे, इसलिए मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया, क्योंकि सॉल्यूशन ICM मॉड्यूल के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट रहेगा। यही फॉर्मूला है इन लोगों का भी, लेकिन वो थोड़ा चेंज करते हैं, अपने को इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अपने को एक ही फॉर्मूला याद रखना है, चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर हो या फिर डिविडेंड डिसीजन चैप्टर, एक ही फॉर्मूला है बस, ताकि कन्फ्यूज़ ना हो पाए। ठीक है, इसी तरीके से आंसर आपके पास में आ जाएगा। दोनों बेसिकली ये भी फॉर्मूला वही है, बस इसे थोड़ा बाइफर्केशन करके ऐसा फॉर्मूला बना दिया है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसी तरीके से फॉलो करना है जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बाद आप इलस्ट्रेशन 8 हो गया, इलस्ट्रेशन 9 आपके पास में हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में क्या है, एक बार के लिए देखिए, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द 3 डिफरेंट फॉर्म, 3 डिफरेंट फॉर्म की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक ग्रोथ फॉर्म है, एक नॉर्मल फॉर्म है, और एक डिक्लाइन फॉर्म है। ठीक है, ये नाम तो वैसे भी दे रखते हैं, G फॉर्म, N फॉर्म और D फॉर्म, ऐसा नाम भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं कैलकुलेट करिए शेयर प्राइस यूजिंग गॉर्डन मॉडल। बढ़िया जी, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कहता है हर एक फॉर्म का रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग, हाईलाइट करने लायक है, रिटेन अर्निंग, रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो कहता है 15% है, के ई आपके पास में 10% है, अर्निंग आपको डायरेक्टली गिवन है, हर एक फॉर्म की दे रखी है, देखिए अर्निंग अर्निंग अर्निंग, और रिटेन रेशियो भी आपको गिवन है, और 1 - B। 1 - B का मतलब क्या होता है ज़रा समझाइए, ये तो ब्रैकेट में इस लोगों ने लिख दिया, लेकिन आपको समझ आता है क्या,
कहते हैं कि सर सीधी सी बात है, देखिए ना 1 - b, मैंने कहा था ईपीएस के दो ही पार्ट होते हैं। कहते एक डिविडेंड पे आउट रेशियो और एक आपके पास में रिटेंशन रेशियो। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड पे आउट रेशियो 80% है, तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली 20%। ऑब्वियसली 20%, मतलब कि ये 0.8 सॉरी 0 पॉइंट आपके पास में 8 और ये आपके पास में 0.2। ठीक है, परसेंटेज में ना लिखे, पॉइंट में लिखे, तो इस तरीके से कह सकता हूँ। ये वही चीज़ कहना चाहता है। मैं 0.8 को क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, मतलब कि 1 माइनस 0.2 करूँ, ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.8, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा पॉइंट है। बी का मतलब क्या है? रिटेंशन रेशियो। 1 माइनस रिटेंशन रेशियो मतलब कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 80%। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो ठीक है भाई, इतना तो मैंने समझाया है बहुत बार। ठीक है, समझ आना चाहिए दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, छोटे बच्चों को जो समझाते हैं उस तरीके से समझा रहा हूँ, एकदम ब्लैंक वे में। क्लियर है कि आपको जैसे ही कुछ आता ही नहीं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। कि फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड पे आउट रेशियो ऐसा नहीं लिखा होता तो भी आपको समझ आना चाहिए कि 1 माइनस बी मतलब कि डिविडेंड पे आउट रेशियो ही है। क्लियर है? ओके। तो कहता है वो 0.4 0.4 इस तरीके से इन्फॉर्मेशन। आपको क्या पूछा है सर? आपको पूछा है गॉर्डन मॉडल के हिसाब से शेयर का प्राइस निकालिए। ठीक है, तो एक फॉर्म का निकाल के दे देता हूँ, दूसरा फॉर्म का आप निकाल लीजिए। ठीक है, बताइए सर, वैसे फॉर्मूला क्या होता है गॉर्डन मॉडल का? के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। P0 तो खुद निकालने के लिए कहा है, क्वेश्चन ने खुद कहा है, तो P0 की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, ये तो पता चल गया। तीनों फॉर्म के इसने पूछा है कि तीनों फॉर्म का आपको क्या निकालना है? शेयर प्राइस। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये ग्रोथ नॉर्मल, ये नाम में नहीं पढ़ने का है। ठीक है, ये जी फॉर्म है, एन फॉर्म है और डी फॉर्म है, ऐसा ही मान के चलिए। ये तो बस ऐसे लिखते रहते हैं, कोई भी नाम लिखते रहेंगे, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं मैं एक काम करता हूँ, जी फॉर्म के लिए कैलकुलेट करके देता हूँ, फिर आप बाकी के खुद होमवर्क में करिएगा। ग्रोथ फॉर्म, ठीक है, जिसे इन लोगों ने नाम दिया ग्रोथ फॉर्म। ठीक है, चलिए। तो कहता है जी फॉर्म के लिए इन्फॉर्मेशन बता दो। के गिवन है, हाँ 10%, मतलब कि 0.1 लिखूँ। ठीक है ना, इसके बाद D1 बता दीजिए। P0 तो लिखना ही नहीं है, P0 ढूंढना है हमें। D1 बताइए ज़रा। तो कहते हैं सर जी D1 नहीं गिवन है, लेकिन D1 परसेंटेज में गिवन है, 40% या फिर 0.4 का है। ठीक है, 40% गिवन है। अब दिक्कत वाली बात है सर, क्या दिक्कत है? कहते हैं डिविडेंड अगर परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज में 40% का है, 0.4 लिखे या फिर 40% परसेंटेज में ही गिवन है ना सर? बिल्कुल। तो कहते हैं परसेंटेज में यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे तो पॉइंट में चाहिए हमारे को। तो सर क्या करें? पॉइंट में है और हमारे को मतलब कि यहाँ पे रुपीज़ में चाहिए बेसिकली। हमें किस में चाहिए सर? रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर हमें यहाँ पे चाहिए, और ये तो है 40% लिखा। 40% तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो कैसे करें? अमाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी अभी पढ़ा है सर एक क्वेश्चन, क्या करवाए? कहते हैं सिंपल है, ईपीएस जो है आपका अर्निंग प्राइस पर शेयर, उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस काम खत्म। उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास में काम खत्म। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बताइए कितना आपके पास में हो जाएगा सर? आपके पास में यहाँ पे कैलकुलेशन यहीं पे डायरेक्ट बता देता हूँ सर। सॉरी अर्निंग कितना है? 10 रुपये। और आपके पास में डिविडेंड पे आउट की रेशियो कितना है? 40%। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो ना दोस्त, कितना दे रहे हैं। वर्किंग नोट में ये चीज़ दिखा देना। ठीक है, वर्किंग नोट में ये दिखा देना कि आपने यहाँ पे D1 कैसे निकाला। सीधी सी बात है, परसेंटेज में गिवन था तो ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दिया। ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास में आंसर आ जाएगा। कितना आ गया आपके पास में बताइए ज़रा? 10 इंटू 40% मतलब कि 4 रुपये। लो जी 4 रुपये। और प्लस जी, जी कितना है आपके पास में? ग्रोथ नहीं गिवन है तो B इंटू आर कर दीजिए। ये आपके पास में रेट ऑफ रिटर्न और ये आपके पास में रिटेन अर्निंग। तो B कितना है? 0.6 और R कितना है? 0.15। क्लियर है? मल्टीप्लाई करिए 0.6 इंटू 0.15 तो 0.09। 0.09। लो जी। ठीक है, क्या ये चीज़ सभी को क्लियर है? तो जल्दी से 0.09 इस तरफ आ जाएगा, 0.1 माइनस आपके पास में 0.09 और ये आपके पास में आ जाएगा 0.01। तो 4 डिवाइड बाई 0.01 इज इक्वल टू आपके पास में P0 आ जाएगा ₹400। ₹400। इसी तरीके से आप जो है एन फॉर्म और डी फॉर्म के लिए निकालिए। एन फॉर्म और आपके पास में डी फॉर्म के लिए सेम कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो होमवर्क में कर सकते हैं।
क्लियर है? होमवर्क में कर सकते हैं ना, सिंपल है, कोई चीज़ ही नहीं है, सबका यहाँ पे बस मार्केट प्राइस निकालना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं आपके पास में, सिंपल सा है आपके पास में। क्लियर है? तो आंसर यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ जाएगा 400, 100 आएगा और 76.92। यहाँ पे तो बस इन लोगों ने कुछ नया एग्जांपल स्टार्ट कर दिया है समझाने के लिए, इतने तक ही आपके पास में क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर आपके पास में, तो दोनों का आंसर निकालिए और यही आपके पास में आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे, वैसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। क्लियर है आपके पास में सभी को? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, स्टूडेंट को हो सकता है डाउट हो, कहते हैं कि सर यहाँ पे तो डिविडेंड जो पे आउट है, ठीक है, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पे आउट ही लिखा है, यहाँ पे D0 या फिर D1 तो ऐसा लिखा नहीं है, या फिर पेड वर्ड भी नहीं लिखा है। क्लियर है? पूरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे कहता है कि सर 3 एग्जांपल आपको गिवन है और शेयर प्राइस निकालनी है यूजिंग गॉर्डन मॉडल। यहाँ पे अगर पढ़े तो सारी चीज़ें इस तरीके से, डिविडेंड पेड है या फिर नेक्स्ट ईयर का, ऐसा तो कहा नहीं है। तो सर डायरेक्टली आपने 40% जो किया वो ₹4 आया, तो उसे D0 माने या फिर D1 माने, ऐसा डाउट थोड़ा सा रहता है। मैंने कहा था कुछ भी नहीं कहा होता तो हम D0 मानते हैं, लेकिन ICAI मॉड्यूल का कुछ अलग ही कंसेप्ट चलता है ICAI का। वो कहते हैं कि देखिए, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं प्लानिंग के हिसाब से, मतलब कि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप चैप्टर देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ICAI मॉड्यूल के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 एक बार के लिए ओपन करके देखेंगे अभी के अभी। कहते हैं कि जब हम बात करें फ्यूचर में प्लान कोई हम लेने वाले हैं, ठीक है, प्लान कोई EBIT EPS एनालिसिस का मिक्स क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ठीक है, जिसमें EBIT EPS एनालिसिस का मिक्स क्वेश्चन था, जहाँ पे आपको कहते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट हमें करना है, फ्यूचर में इतने अमाउंट की ज़रूरत होगी, मतलब कि जब फ्यूचर की बात कर रहा है वो, और डिविडेंड पे आउट रेशियो और अर्निंग प्राइस पर शेयर आपको दिया है, तो उसमें कहता है कि जब हम वैसी इन्फॉर्मेशन दें तो उसे हमें D0 मानना है। वहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो जितना भी है वो EPS से साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया उसे D0 मानना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर की बात होने वाली है, मतलब कि फ्यूचर में कोई हम इन्वेस्टमेंट वगैरह करने वाले हैं तो उसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए इसे D0 मानना है। क्लियर है? समझ आ रहा है? क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट के लिए ये ऑलरेडी पेड डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन जब सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कोई प्लान वगैरह नहीं है, सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको दे रखा है जहाँ पे डिविडेंड पे आउट वगैरह दिया है, तो वहाँ पे हम D1 मानेंगे इसको, वहाँ पे हम D1 मानेंगे और नोट भी लिख के आएंगे, एग्जाम में नोट्स लिख के आइए बिंदास। ठीक है, ऑलवेज यहाँ पे मैं लिखवा ही देता हूँ। चलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आया जहाँ पे सिंपल है, कोई प्लान वगैरह नहीं, यहाँ पे कहीं पे कुछ कहा है कि सर फ्यूचर में प्लान कोई बनाने वाले हैं, ऐसा EBIT EPS एनालिसिस में देखने को मिलता है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है वो EBIT EPS एनालिसिस का मिक्स क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था आपके पास में। वहाँ पे डिविडेंड पे आउट मैंने कहा था कि कुछ भी नहीं कहा होता तो D0 लेते, तो वहाँ पे D0 ही लेना है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो उसके लिए वो D0 ही माना जाएगा, कुछ भी नहीं कहा है तो। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं कहा था इसलिए D0 माना। लेकिन जब सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ऐसा कोई प्लान वगैरह नहीं है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट दे दी और कहते हैं कि सर आपके पास में निकालिए गॉर्डन मॉडल से आपके पास में प्राइस पर शेयर, तो इसमें डिविडेंड पे आउट मतलब कि हमें D1 मानना है और इसकी नोट्स लिख के आनी है। कहते हैं कि एज्यूमिंग डेट हम इससे लिख के आएंगे ऐसा नोट, ठीक है, नोट लिख के आएंगे कि एज्यूम डेट आपके पास में डेट 40% ऑफ EPS, कितना है EPS 10 रुपये, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 10 रुपये इज D1। ठीक है, इस तरीके से लिख के आएंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे एज पर ICAI मॉड्यूल इलस्ट्रेशन कंसेप्ट, ऐसा लिख के आओ ताकि एग्जामिनर को भी ऐसा लगे कि हाँ जी ये तो एकदम से ICAI मॉड्यूल को पी गया है एकदम से। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। कहता है एज्यूम डेट 40% ऑफ EPS जो है, EPS 10 रुपये है, कहता है इज D1। ठीक है, वो D1 है और कहता है एज पर ICAI मॉड्यूल कंसेप्ट। ठीक है, इलस्ट्रेशन कंसेप्ट के हिसाब से हमने ये निकाला है। तो ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर है, सिंपल सा पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही है। ठीक है,
चलिए इसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाते हैं क्या। इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11 तो सिंपल सा है। कहते हैं कि आपके पास में ईपीएस आपको गिवन है 60 रुपीज़। किसी कंपनी का आदित्य कोई लिमिटेड करके कंपनी है, इनका ईपीएस दे रखा है। कैपिटलाइजेशन रेट गिवन है 15%। तो मैक्सिमम चांसेस तो यही है कि ये के ई है। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब के ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं आर दे रखा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि के ई है। तो आगे कहता है रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, लो जी आर गिवन है, इसका मतलब ये क्या है के ई। ठीक है, तो लो जी यहाँ पे आपको अर्निंग दे रखी ईपीएस, ये आपके पास में के ई है, ये आपके पास में आर हो गया, और ये डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको गिवन है। ठीक है, ख़त्म। कहता है कंप्यूट करिए वॉल्टर मॉडल के हिसाब से प्राइस पर शेयर। तो वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला पुट करिए और आंसर निकालिए। फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला। कहते हैं आपके पास में वॉल्टर मॉडल पी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला के ई डिवाइड बाई के ई जो हमने याद रखा था। कहता है डी प्लस आर डिवाइड बाई के ई होल डिवाइड बाई के ई। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे अर्निंग माइनस डिविडेंड कर देंगे। डिविडेंड कितना है, वैसे 30% कह रखा है, तो ईपीएस का 30% कर दो तो अमाउंट मिल जाएगा। कहता है 60 इंटू 30% मतलब कि 18 रुपीज़ 18। लो जी वैल्यू पुट करो और काम ख़त्म करो। कहता है डिविडेंड 18 रेट आपके पास में आर कितना है 25% मतलब कि 0.25, के ई कितना है 0.15 होल डिवाइड बाई 0.15 0.15, और आपके पास में अर्निंग कितनी है 60 माइनस आपके पास में डिविडेंड 18, और आंसर निकाल लीजिए कितना आंसर आ रहा है बताइए ज़रा। तो कहते हैं सबसे पहले ये प्लस के बाद का ये सोल्व कर दीजिए। सबसे पहले 0.25 डिवाइड बाई 0.15, ये आपके पास में 70 आ रहा होगा। ठीक है, तो 18 प्लस 70 करिए, 18 प्लस 70 डिवाइड बाई 0.15, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 586.667 है, तो यहाँ पे 67 लिख देता हूँ रुपीज़। ये P0 आ गया। इसके बाद क्या कहता है, व्हाट वुड बी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पर शेयर अंडर गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल के हिसाब से ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछा है। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमम का वर्ड मैं समझा चुका हूँ। ऑप्टिमम जब पूछा जाए कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, तो ऑलवेज चले जाइए के ई और आर को एनालिसिस करने के लिए। के ई और आर को एनालिसिस करिए और देखिए कि कौन ज़्यादा कमा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहता है आपके पास में यहाँ पे आर कितना है 25%, मतलब कि कंपनी 25% कमा रही है, और के ई कितना है 15, मतलब कि शेयर होल्डर 15% कमा रहे हैं। सीधी सी बात है, कंपनी ज़्यादा कमा रही है, तो अभी के लिए पैसा कंपनी के पास रहे वही बेहतर रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई आपके पास में डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, मतलब कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसका आंसर लिखेंगे। हमें सिर्फ डिविडेंड पे आउट रेशियो ही पूछा है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं पूछा। तो हम एक सेंटेंस लिख के आएंगे कि सर डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0 आपके पास में, और बिकॉज ऑफ, रीज़न भी तो लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपके पास में आर इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन आपके पास में की। ठीक है, और ब्रैकेट में अमाउंट भी लिख के आइए, परसेंटेज, मतलब कि आर ब्रैकेट में लिखिए 25% और के ब्रैकेट में लिखिए 15%। ठीक है, इस तरीके से और सेंटेंस लिख के आइए, काम खत्म। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार के लिए सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। ये देखिए 586.67 और यहाँ पे 0 आपके पास में बांटा जाएगा। इन लोगों ने रीज़न भी लिखा है, देखिए क्लियर है। अच्छा, ये चीज़ लिख के आना है, मैंने ऑलवेज कहा है ये चीज़ लिखना पड़ेगा सर। इसके नंबर्स होते हैं, इसके 1-2 नंबर इसके होते हैं कि सर पी का मतलब मार्केट प्राइस, डी का मतलब क्या है डिविडेंड पर शेयर, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ई का मतलब ईपीएस अर्निंग पर शेयर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख के आनी है, इसके नंबर्स होते हैं, इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन में ही मैंने ऐसे लिखवाया कि हम लिखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, एग्जाम में ये चीज़ लिख के आनी है। क्या बात समझ में आ रही है, एकदम से क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें तो ये चीज़ भी मैंने बता दी है, भूलना नहीं है आपके पास में। ओके, चलिए ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, लास्ट के 2 क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे आइए। ठीक है, 8 और 9 पे आइए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 और 9 जो है इस पे कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ये एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है एकदम से आपके पास में, इस पे कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता बेसिकली। ये नॉर्मल क्वेश्चन है आपके पास में, कभी कभार पूछ ले तो ठीक है। कहता है कि मिस्टर एच जो है करंटली होल्डिंग 1 लाख शेयर्स ऑफ एच एम लिमिटेड। तो कहता है कोई मिस्टर एच करके कोई पर्सन है और एच एम लिमिटेड करके कोई कंपनी, इसके शेयर 1 लाख शेयर जो है वो मिस्टर एच के पास है, होल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। करंटली कहता है द शेयर ऑफ द एच एम लिमिटेड वो ट्रेडिंग करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और उसका प्राइस है 50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। मिस्टर ए हैज़ अ पॉलिसी टू री इन्वेस्ट, ये री इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है बेसिकली, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो कहता है मिस्टर ए की ऐसी पॉलिसी है, मिस्टर ए का सोचना ऐसा है, कहता है कि आपके पास में उसे री इन्वेस्ट किया जाए, बेसिकली ये इनका ये कहना है कि वो री इन्वेस्ट करते रहते हैं बेसिकली। ये गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, ये एच और ए में, ठीक है। ये तो ठीक है, चलो ये मिस्टर ए होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिस्टर ए है, ध्यान रखिएगा, या फिर दोनों में एच लेना चाहते हो तो जहाँ पे ए है वहाँ पे एच कर देना, ठीक है। वैसे नाम में कोई लेना देना नहीं होता, क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कि मिस्टर एच की ही बात हो रही है। मिस्टर ए गलती से प्रिंट हो गया है तो नाम में कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो कहता है ये जो मिस्टर एच है या फिर ए है, जो भी मानो, कहता है इनकी पॉलिसी है कि वो री इन्वेस्ट करते रहते हैं द अमाउंट ऑफ द एनी डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड जो है उन्हें रिसीव होता है तो वो इनटू शेयर बैक अगेन आपके पास में एच एम लिमिटेड। इसका पॉलिसी क्या है, मिस्टर ए की पॉलिसी ऐसी है कि कोई डिविडेंड का अमाउंट मिला तो वो डायरेक्ट उसे इन्वेस्ट कर देते शेयर परचेज करने में इसी कंपनी के, एच एम लिमिटेड, ठीक है। मतलब कि मान लेते हैं कि सर कंपनी की ओर से इन्हें मान लेते हैं 100 रुपये मिले, तो 100 रुपये वो डायरेक्ट शेयर ही परचेज कर लेते हैं, अपने पास 100 रुपये रखते नहीं है, 100 रुपये से इसी कंपनी के शेयर परचेज कर लेते, इनकी ऐसी पॉलिसी है, बहुत बढ़िया। कहते हैं इफ़ एच एम लिमिटेड डिक्लेयर करता है डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर, तो कहता है प्लीज़ डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स डैट मिस्टर ए वुड होल्ड आफ्टर द री इन्वेस्टमेंट डिविडेंड इन द शेयर ऑफ एच एम लिमिटेड। तो कहते हैं कि सर अगर एच एम लिमिटेड ने 10 रुपये डिविडेंड दिया है पर शेयर के हिसाब से, तो सीधी सी बात है मिस्टर ए क्या करेंगे, ये पर शेयर के हिसाब से जो 10-10 रुपये मिले वो डायरेक्ट उससे शेयर परचेज कर लेंगे। तो कहता है री इन्वेस्टमेंट करने के बाद या शेयर परचेज करने के बाद टोटल कितने शेयर हो जाएंगे मिस्टर ए के पास, वो आपको निकालना है। टोटल कितने शेयर्स हो जाएंगे वो आपको निकालने के लिए कहा गया है, सिंपल सा पॉइंट है। आइए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आइए मैं करवाता हूँ आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ओके जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में सोल्व कर लेते हैं। सिंपल एक लॉजिक बेस है आपके पास में इस क्वेश्चन में, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। कोई कंसेप्ट नहीं है, बेसिकली सिंपल नॉलेज है आपके पास में। कहता है मिस्टर ए के पास 1 लाख शेयर्स तो ऑलरेडी है, तो कहता है मिस्टर ए लिखो या फिर एच लिखो, ठीक है, वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है मिस्टर ए लिख देता हूँ, चलो। मिस्टर ए हैज़ 1 लाख शेयर्स आपके पास में है ना, तो 1 लाख शेयर्स ऑफ ये जो एच एम लिमिटेड है, ठीक है, एच एम लिमिटेड। 1 लाख शेयर्स तो पहले से ही है, क्लियर है आपके पास में, सबसे पहले तो ये लिख दिया। कहता है अब यहाँ पे क्या किया, कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड पे कर दिया, ठीक है। तो कहता है कंपनी ठीक है, कंपनी यहाँ पे पेज डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, ठीक है। एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड बांटना शुरू कर दिया। कहता है बिफोर डिविडेंड कॉमा, कहते हैं प्राइस ऑफ द शेयर
इज प्राइस ऑफ द शेयर इज रुपीज़, कितना है क्वेश्चन ने दिया, पहले कितना प्राइस चल रहा था 50 रुपये, कहता है ₹50 पर शेयर, मार्केट प्राइस चल रही है ना, तो इसने क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है, इतना क्वेश्चन ने दिया है, यह हमने लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे जो क्वेश्चन ने पूछा है वो उसका आंसर। क्वेश्चन ने कहा है कि आफ्टर री इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो कहता है नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर री इन्वेस्टमेंट, कहता है नंबर, या फिर पूरा लिखे ना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, इस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ, कहता है नंबर ऑफ शेयर्स, कहता है आफ्टर डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड के बाद आपके पास में नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे मिस्टर ए के पास, तो सीधी सी बात है, सिंपल सा मतलब समझिए, कहता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, कहता है एग्जिस्टिंग शेयर आपके पास में तो है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग जो तो एक आपके पास में कितना है, 1 लाख है ना नंबर ऑफ शेयर्स, तो 1 लाख शेयर्स है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, सीधी सी बात है। 1 लाख शेयर्स तो पहले थे, वो तो है ही है। कहता है डिविडेंड की मदद से कुछ शेयर्स परचेज हो जाएंगे, डिविडेंड मिला, वो डायरेक्ट वो अमाउंट कहाँ पे डाल देगा, वो डाल देगा आपके पास में यहाँ पे शेयर परचेज करने में। कहता है फ्रॉम डिविडेंड अमाउंट, ठीक है, डिविडेंड अमाउंट से जो आपने रिसीव किया वो भी आप शेयर परचेज करने में ही लगाएंगे, तो उससे भी शेयर बढ़ जाएंगे आपके पास में। अब कहता है कि ध्यान से सुनना, एक लॉजिक आपको पहले ही बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। कहता है कि जब कंपनी, ये कंपनी है आपके पास में, ये इसी लॉजिक पे बेस ये क्वेश्चन पूछ लिया है बेसिकली। कहते हैं जब कंपनी है, ये कंपनी बेसिकली आपके पास में, जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो होता क्या है देखिएगा। कहते हैं फॉर एग्जांपल कंपनी का शेयर का प्राइस है ₹100 पर शेयर, शेयर का प्राइस अभी कितना चल रहा है 100 पर शेयर। व्हेन कंपनी, जब कंपनी जो है पे करती है डिविडेंड, पे डिविडेंड, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे करा है ₹20, तो उस टाइम पे एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम जब वो डिविडेंड पे करती है, ये तो सिंपली एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है, ये नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। कहता है सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूँ, कहता है एट दैट टाइम जब डिविडेंड पे किया जाता है, एट दैट टाइम प्राइस ऑफ द शेयर शेल डिक्लाइन, डिक्लाइन हो जाता है बेसिकली, डिक्लाइन बाय द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, ठीक है, उतने अमाउंट से शेयर का प्राइस डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए। कहता है 100 रुपये का प्राइस था, 20 रुपये डिविडेंड बांटा, इससे होता क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है बेसिकली, जितना भी अर्निंग किया उसमें से कुछ पार्ट डिविडेंड दे दिया, ठीक है, तो प्रॉफिट बेसिकली कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। देखिए 100 रुपये कमा रही है कंपनी एक पर शेयर के हिसाब से, उसमें से 20 रुपये तो डिविडेंड दे दिए, तो बेसिकली अभी आपके पास में शेयर का प्राइस हो जाता है 80, 100 माइनस 20, 80 हो जाता है, लेकिन बहुत कम पीरियड के लिए। क्योंकि जैसे ही मार्केट में ये खबर फैलती है कि कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, तो कंपनी ने डिविडेंड पे किया तो आपके पास में न्यूज़ जो है मार्केट में घूमने लगती है, और पता चलता है कि कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा, तभी तो ये डिविडेंड बांट रही है। जैसे ये मार्केट में खबर फैलती है, सब लोग ये शेयर परचेस करने के लिए दौड़ते हैं, और जब ऐसा होता है तुरंत शेयर के प्राइस हाइक हो जाते, बढ़ जाते एकदम से, ठीक है। तो ये कुछ पीरियड के लिए ही आपके पास में होता है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है, कि जैसे ही आप डिविडेंड पे करोगे सबसे पहले होगा ये कि शेयर का प्राइस उतने अमाउंट से कम हो जाएगा। उसके बाद ये कम थोड़ी पीरियड के लिए होता है 80, उसके बाद तो एकदम से बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने क्या कहा है, इसने क्या क्वेश्चन में ऐसे कोई कितना बढ़ेगा ऐसा कोई प्राइस गिवन है, आंसर इज नो। इसने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसने सिर्फ और सिर्फ ये पूछा कि भाई अपने को कितने शेयर मिलेंगे वो बता दो,
तो इसका मतलब है कि तुरंत जैसे ही आपके पास में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तुरंत वो शेयर परचेस कर लेते हैं। तुरंत परचेस कर लेंगे तो सीधी सी बात है उसी प्राइस पे मिल जाएगा जितनी प्राइस हो गई। कितनी प्राइस हो गई होगी यहाँ पे बताइए। कहते हैं वैसे 50 रुपये, 10 रुपये का डिविडेंड बांटा, मतलब कि प्राइस कितनी हो जाएगी सर, 40 रुपये, जिसे हम एक्स डिविडेंड प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जितना भी अमाउंट मिला आपको, पैसा कितना मिला डिविडेंड अमाउंट, यहाँ पे डिविडेंड अमाउंट जो है, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूँ क्या, वर्किंग नोट बनाऊँ, वर्किंग नोट में बना देता हूँ। चलो ये तो मिटा ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी आपको। वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट। कहते हैं कि बताइए सबसे पहले तो डिविडेंड का अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा। डिविडेंड अमाउंट रिसीव्ड, ये मुझे बताइए। सबसे पहले डिविडेंड का अमाउंट कितना रिसीव होगा ये बताइए। सीधी सी बात है सर, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से वो डिविडेंड दे रहे हैं। मिस्टर ए या फिर एच जो भी है कहता है कि कितने शेयर है, 1 लाख शेयर, तो इसने 10 रुपये के पर के शेयर हिसाब से, मतलब कि 1 लाख शेयर इंटू 10, 1 लाख शेयर्स है मिस्टर ए के पास। 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिल रहा है। कितना मिलेगा टोटल डिविडेंड का अमाउंट सर, 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपीज़ मिलने वाले हैं। ये चीज़ तो हमारे को क्लियर है। क्या ये चीज़ हमारे को क्लियर है? सिंपल सा है पॉइंट। कहता है 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ये चीज़ हमारे को क्लियर है। ठीक है, आगे सर कहते हैं कि 10 लाख रुपए जैसे ही रिसीव होता है मिस्टर ए क्या करते हैं, उसे तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसे तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इन्वेस्ट करने के लिए सिंपली ये क्या करेंगे, जैसे ही इन्वेस्ट करने चले तो सीधी सी बात है इसी फर्म में, इसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसने क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है, कहता है कि जो भी डिविडेंड रिसीव होता है वो इसी फर्म की, इसी कंपनी के शेयर को परचेस करने के लिए लगा देते हैं। अब मुझे बताइएगा कि जैसे ही डिविडेंड मिला, 10 लाख रुपए डिविडेंड मिले, तुरंत मिस्टर ए कहाँ पे गए, कंपनी के पास, क्या करने, शेयर परचेस करने। अब सीधी सी बात है, परचेस किस प्राइस पे होता है, तब जो प्राइस चलेगा उस प्राइस पे आपको शेयर मिलेंगे। तब कितना प्राइस चलेगा ये इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं एक्स, राइट, एक्स डिविडेंड प्राइस, बेसिकली एक्स डिविडेंड प्राइस। ठीक है, एक्स डिविडेंड प्राइस, एक्स डिविडेंड प्राइस का मतलब होता है डिविडेंड पे करने के तुरंत बाद का प्राइस, जो कि है आपके पास में कितना, ₹50 पहले चलता था, 10 रुपये से कम हो जाएगा क्योंकि डिविडेंड बांटा, तो एक्स डिविडेंड प्राइस ₹40 आपके पास में, एक्स डिविडेंड प्राइस ₹40। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कहते एक शेयर आपको 40 रुपये के हिसाब से मिलेगा, एक शेयर 40 रुपये के हिसाब से मिलेगा। आप कितने का शेयर परचेज करना चाहते हो, कहते हैं 10 लाख, तो 10 लाख डिवाइड बाई 40 कर दो, काम खत्म। कहते हैं नंबर ऑफ शेयर, यहीं पे लिख लो, नंबर ऑफ शेयर परचेज फ्रॉम डिविडेंड अमाउंट। डिविडेंड अमाउंट में से आपने, फ्रॉम डिविडेंड अमाउंट कहते हैं, डिविडेंड अमाउंट में से आपने जो भी शेयर्स परचेज करे उसका कैलकुलेशन करें तो कहते हैं 10 लाख रुपए थे सर, 40 रुपये का एक शेयर पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने मिलेंगे खुद बता दीजिए, 40 रुपये का एक शेयर मिलेगा। ठीक है, पर शेयर टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे आप खुद बता सकते हैं। कहता है 10 लाख डिवाइड बाई 40, तो कहता है 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 1 लाख शेयर्स तो पहले से थे, 25,000 डिविडेंड से मिल जाएगा, 25,000 आपके पास में शेयर्स। इसने पूछा टोटल कितने हो जाएंगे, इसने क्या पूछा, री इन्वेस्टमेंट करने के बाद टोटल कितने हो जाएंगे। टोटल लो जी, आपके पास में बता देता हूँ, टोटल 1,25,000 हो जाएंगे, 1,25,000 शेयर्स हो जाएंगे। लो जी, क्वेश्चन ख़त्म। ये बेसिकली कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास में होता है, जो ये शेयर की प्राइस का, उस पर बेस ये क्वेश्चन पूछ लिया बेसिकली। ठीक है,
ये थियरिकल क्वेश्चन है आपके पास में, थियरी में ऐसा चीज़ें जानने को मिलती है, तो ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट यही इंपॉर्टेंट था, 40 लेना है 50 नहीं, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड बांटने के बाद उतने अमाउंट से शेयर का प्राइस कम हो जाता है जितना अमाउंट आपने डिविडेंड पे किया। 10 रुपये तो 10 रुपये से कम हो जाएगा, तो 40 रुपये का एक शेयर हो जाएगा अगर तुरंत परचेस करने गए तो, क्योंकि जैसे ही डिविडेंड बांटते हैं ना कंपनी के, फिर शेयर का प्राइस एकदम से बढ़ने लगता है। पहले तो कम होगा जितना डिविडेंड बांटा उतने से, ठीक है, तो इस कंपनी का 40 रुपये हो गया, तुरंत उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा 50, ठीक है, 55, 60, 70 इस तरीके से। लेकिन इनकी पॉलिसी क्या है मिस्टर ए की, तुरंत वो परचेस कर लेते हैं, इसलिए इसे 40 में ही मिलेगा। सिंपल सी बात है। कहता है 10 लाख डिवाइड बाई 40 कर दिया, आपके पास में 1,25,000 शेयर्स मिल गया, काम खत्म। लो जी, किसी में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेट कर दिया। बस इस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है, ठीक है। तो ये थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इतना। इसके बाद ये चीज़ आपके पास में वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन करिएगा, ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल सा था। पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ करती थी, यहाँ पे 5,000 टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, अब 25 कर दिया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, डीजी लिमिटेड कोई करके कंपनी की। कहता है नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 1 लाख शेयर है, मतलब कि 1 लाख शेयर ऑलरेडी अब इनके पास है। ईपीएस दे रखा है, अर्निंग प्राइस पर शेयर, जैसे 25 रुपये पर शेयर है। कहता है पीई रेशियो 20 है, और बुक वैल्यू पर शेयर 400 पर शेयर के हिसाब से। कहता है इफ़ द कंपनी डिसाइड करती है कि रीपरचेस का मतलब बाईबैक करती है, अकाउंट में पड़े होंगे, तो क्या कहता है कि कंपनी यहाँ पे 25,000 शेयर्स को रीपरचेस करने वाली है एट प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। व्हाट इज द रिजल्टिंग बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपरचेस। अगर रीपरचेस कर लिया तो बुक वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पूछना चाहती है। सिंपल सी बात है, देखिए कहते हैं पहले 1 लाख शेयर ऑलरेडी हुआ करते हैं कंपनी के, लेकिन अब वो 25,000 वापस ले लेंगे, ठीक है। तो कहता है कि आपके पास में नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर एक काम करता हूँ सॉल्यूशन में लिखवा देता हूँ, चल क्वेश्चन नंबर आपके पास में हेडिंग देंगे, हेडिंग दीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपके पास में 9, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 हेडिंग देंगे आपके पास, ठीक है। जैसे सॉल्व करने जा रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। आइए क्या कहता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा कहता है कि अभी की तो 1 लाख शेयर है, लेकिन 25,000 रीपरचेज करने वाले हैं, तो अब आपके पास में एग्जिस्टिंग शेयर कितने बच जाएंगे। सीधी सी बात है, 1 लाख माइनस 25,000, मतलब कि 75,000 शेयर्स रहेंगे अब। तो कहता है नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर रीपरचेजिंग, आफ्टर रीपरचेजिंग नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे। कहता है आपके पास में सीधी सी बात है 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स, ठीक है, जिसमें से माइनस कर देंगे आपके पास में कितना, 25,000 बाईबैक हो चुका, तो 25,000 शेयर्स आपके पास में, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 75,000 शेयर्स। ठीक है सर, 75,000 शेयर्स आ गया। इसने क्या क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा सा फोकस करिएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको इफ़ द कंपनी डिसाइड रीपरचेज 25,000 शेयर्स एट प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है उस मार्केट प्राइस पे, कहता है व्हाट इज द रिजल्टिंग बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपको बताना है। अभी की बुक वैल्यू तो दे रखा है, बिफोर रीपरचेजिंग बुक वैल्यू आपको है दे रखा है 400 रुपये। अब ये 400 रुपये से कितना हो जाएगा ये आपको बताना है, ये पूछा है इसने।
कहते हैं 25,000 रीपर्चेज नहीं किया था तब तो आपके पास में, मतलब कि जब 1 लाख शेयर हुआ करते थे तब बुक वैल्यू कितनी थी 400, लेकिन 25,000 रीपर्चेज कर लिए उसके बाद कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए कहते हैं कि जितनी भी बुक वैल्यू है उसमें से वो अमाउंट माइनस कर दो जितने का आपने रीपर्चेज के लिए पेमेंट किया है। पेमेंट जितना किया उतना पेमेंट तो करना ही पड़ता है, तो बुक में जो वैल्यू होती है उतने से कम करनी पड़ेगी। तो कहते हैं 25,000 आपने कितने में परचेज कर लिया है, उस वैल्यू को यहाँ से माइनस कर दो 400 में से, बस काम खत्म। 400 में से उसकी वैल्यू को माइनस कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ध्यान रखिएगा, चीज़ें बता देता हूँ एकदम से क्लियर। कहते हैं आपके पास में कि सिंपल सा बात है, कहते 1 लाख शेयर्स है आपके पास में, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स है आपके पास में, 1 लाख शेयर्स है आपके पास में, कितने वाले, 400 रुपये वाले बुक वैल्यू, ठीक है। टोटल आपके पास में थे, बेसिकली है नहीं थे, ठीक है। इसमें से आपने 25,000 शेयर बेच दिए। अगर बुक वैल्यू पे ही बेचे होते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर देता 25,000 और इंटू 400 कर देता, काम खत्म हो जाता। डिफरेंट वैल्यू पे बेचते इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता है और इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। कहते हैं जितनी भी वैल्यू पे बेच दिया, रीपर्चेज कर लिया, बेसिकली रीपर्चेज किया, बेचा नहीं है, ठीक है। तो रीपर्चेज करते हैं तो सीधी सी बात है पैसा पे करना पड़ता है, इसलिए यहाँ से जो भी पैसा इसका बनता है उसमें से माइनस कर दो ये अमाउंट, उतने से वैल्यू कम कर दो। बेसिकली पैसा देना पड़ा, उतने से वैल्यू कम कर दो। तो कहता है कितना वैल्यू हमने पे करा है, तो सीधी सी बात है 25,000 शेयर्स है, मार्केट वैल्यू पे दिए है। मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, ऑब्वियसली EBIT EPS एनालिसिस से पढ़ के आ रहे कि EPS इंटू PE रेशियो कर दो तो हमें MPS मिल जाता है, मार्केट प्राइस पर शेयर, MPS। तो कहता है 25 इंटू 20, ठीक है। कहता है 25 और इंटू 20 कर दो, आपके पास में मार्केट वैल्यू आ गई और कर दो, काम खत्म। डिवाइड बाय कितने करना है, कहता है 75,000 शेयर्स, 75,000 शेयर्स, ठीक है। एक बार के लिए इसका आंसर निकालिए। कहता है 1 लाख इंटू 400, मतलब कि आपके पास में 4 करोड़ आ जाएगा। 25,000 इंटू 25 इंटू 20, मतलब कि 1 करोड़ 25 लाख आ जाएगा, जिसमें से वो 4 करोड़ में से माइनस हो जाएगा और डिवाइड बाय 75,000 शेयर्स। तो ये आपके पास में 366.66 इस तरीके से आ रहा है, तो 67 लिख देता हूँ, ठीक है, रुपीज़। ये आपके पास में आंसर आ गया। अब एक बार और थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ मैं किस तरीके से होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे चीज़ समझिए, ये तो चीज़ आपको पास में क्लियर है सबसे पहले कि नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर रीपर्चेजिंग 75,000 हो गए। ये चीज़ एकदम से क्लियर हो गया हर एक स्टूडेंट को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहते हैं कि सर सीधी सी बात है, वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, बुक वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी हो गई बुक वैल्यू, वैसे पहले की दे रखी है 400। कहते हैं रीपर्चेज करने के बाद बुक वैल्यू कितनी हो गई पर शेयर के हिसाब से, वो आपको निकालना है। तो देखिए जब रीपर्चेज करते हैं ना तो उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है कंपनी को, और उससे क्या होता है कि आपकी बुक वैल्यू कम हो जाती है। सीधी सी बात है, बुक में जितनी वैल्यू थी उससे कम करनी पड़ेगी, क्योंकि पेमेंट हुआ है तो ऑब्वियसली आपने पैसा पे किया है, तो उसने उस अमाउंट से बुक वैल्यू को कम कर दो। तो कहता है अमाउंट क्या है, सीधी सी बात है 25,000 शेयर्स उसने कहा प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस पे रीपर्चेज किया है, मतलब कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, और मार्केट प्राइस मतलब कि डायरेक्टली सीधी सी बात है EPS इंटू PE रेशियो, 25 इंटू 20, ठीक है। तो 25 इंटू 20 मतलब कि आपने बेचा है 500 में, सॉरी रीपर्चेज करा है 500 में। तो कहता है 500 रुपये में आपने रीपर्चेज किया है, तो 500 इंटू 25,000 जितना भी अमाउंट आता है वो टोटल बुक वैल्यू में से माइनस करना है। टोटल बुक वैल्यू मतलब कि 1 लाख इंटू 400, पहले इतनी बुक वैल्यू टोटल हुआ करती थी, जिसमें से हमने 25,000 शेयर्स बेच दिए, ठीक है, बेच सॉरी यहाँ पे हर बार बेच दिया आ रहा है, रीपर्चेज कर लिए, तो उसके लिए तो पेमेंट करना पड़ता है, उससे बुक वैल्यू को कम कर देंगे। तो कहते हैं जितने टोटल बुक वैल्यू है उसमें से कम हो जाएगी जितनी हमने रीपर्चेज कर ली, और रीपर्चेज जितनी वैल्यू पे करी है उतने अमाउंट से कम कर देंगे। तो कहता है 500 रुपये के हिसाब से, तो 25,000 इंटू 500, तो 1 करोड़ 25 लाख आपके पास में आ जाएगा, जो माइनस कर देंगे किस में से, 4 करोड़ में से, और डिवाइड बाय कर देंगे
अभी बचे जितने हैं 75,000 शेयर, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है पर शेयर वैल्यू कितनी बचेगी, अब 75,000 शेयर बचे, टोटल अमाउंट बचा, डिवाइड बाई कर दो तो हमारे पास में अभी कितनी वैल्यू हो गई ये आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे सिंपल पॉइंट यही निकल के आ जाता है, इस तरीके से ही कैलकुलेशन करनी होती है। अगर मार्केट प्राइस पे ही बेचा होता, अगर 400 में ही इसे बेचा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी आपके पास में। अगर इसे 400 में ही बेचा होता तो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर 25,000 शेयर्स को 400 में ही बेचा होता तो कोई कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वैसे भी 400 के थे शेयर्स, हमने 400 में बेच दिए, ठीक है। कितने बेचे, कहते हैं 25,000, तो सीधी सी बात है, देखिए ऐसे कैलकुलेशन हो जाती। तो कहता है अब कितने बचे 75,000, डायरेक्ट 75,000 शेयर्स कर देता मैं यहाँ पे, 75,000 शेयर्स इंटू 400 टोटल अमाउंट आ जाता। और अगर पर शेयर वैल्यू होता तो वो तो पर शेयर तो 400 ही रहता, क्योंकि आपने ज़्यादा जब पेमेंट कर देते हो तब दिक्कत आ जाती है। ज़्यादा पेमेंट या फिर कम पेमेंट ज़्यादा होती है तब दिक्कत आती है। अगर इज इक्वल टू पेमेंट करते हो तो आंसर ऑलवेज 400 ही आएगा। यहाँ पे अगर 400 में ही बेचा होता तो एक बार के लिए आंसर निकालो 400 ही आएगा। यहाँ पे 400 पुट करके निकालो आंसर, कहता है 1 लाख इंटू 400 और 25,000 इंटू 400 डिवाइड बाई 75,000, 400 ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपके पास में 400 के ही शेयर्स थे, 400 में ही बेचे हैं, सॉरी रीपरचेस करे, 400 के शेयर्स थे, 400 आपने रीपरचेस करे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुक में 400 में ही वैल्यू अपने लिखी थी और उतने में ही रीपरचेस कर लिया हमने। अगर रीपरचेस उतनी अमाउंट पे करते तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास में। दिक्कत तब आती है कि जब वैल्यू बदल जाती है तब हमें कैलकुलेशन अच्छे से करनी पड़ती है। कहते हैं कितने की वैल्यू के टोटल शेयर्स थे, 4 करोड़, माइनस कर दो जितनी वैल्यू आपके पास में रीपरचेस में लगाई, 500 रुपये के हिसाब से रीपरचेस में हमने लगाई है, डिवाइड बाई कितने बच गए शेयर्स, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा कि अभी का प्राइस कितना हो गया, 366.67 आ गया। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? ठीक है, पर शेयर यहाँ पे लिखना भूलना नहीं, ये पर शेयर वैल्यू आई है, ठीक है, पर शेयर, ठीक है, पर शेयर। लो जी, ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट आपके पास में, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन थे, लॉजिकल क्वेश्चन थे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता आपके पास में बेसिकली। थियरिकल बेस आपके पास में ये 2 क्वेश्चन थे, थियरी बेस, ठीक है, फिर भी यहाँ पे थे तो मैंने करवा दिया आपके पास में कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर है? इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना, बेसिकली रटना ही है, हाँ रटना ही है। क्वेश्चन अगर इससे आएंगे तो सेम टू सेम आ जाएंगे, आपको सिंपली सॉल्व कर देना है। आने के चांसेस बहुत रेयर होता है, लेकिन आजकल जैसे कि देखा जाए कि ऐसे उस पर फोकस कर रहा है जो क्वेश्चन स्टूडेंट इग्नोर करके जाते हैं। ऐसे ये नहीं देख रहा है कि इजी है कि हार्ड है, इजी भले ही हो लेकिन वही पूछेंगे, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ने उसे इग्नोर किया। तो ये सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस होते हैं, ये दोनों ईजी क्वेश्चन है, लेकिन रट लेना अच्छे से। मैं पहले ही कहता हूँ रट लो, ठीक है, क्योंकि ये थियरी बेस है, इसे अच्छे से रट ही लेना है, क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 मैं कराऊंगा, क्योंकि पी रेशियो वाला पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में रहेगा। वोल्टर मॉडल और डिविडेंड ग्रोथ आपके पास में, मतलब कि गॉर्डन मॉडल, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, निकाल लोगे, सिंपल सा पॉइंट है। ये निकालने के बाद आपके पास में ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये तो सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन का, होमवर्क में गॉर्डन मॉडल डिफरेंट रेट आपको दिए है। देखिए, कहते हैं 25%, 50 और 100। मुझे लगता है वहाँ पे भी 25, 50 और 100 ही था इलस्ट्रेशन में, ठीक है, सेम है। ईपीएस निकाल लेना, देखिए यहाँ पे ईएटी में दे रखा है, इससे प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा आपको, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड @15% के हिसाब से निकाल लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, ईपीएस मिल जाएगा, और कैलकुलेशन कर लेना, काम खत्म, ठीक है। गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला पुट करिए, के इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी, और काम खत्म, ठीक है। और ये डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको गिवन है, और रिमेनिंग क्या हो गया सर, 25%। अगर डिविडेंड पे आउट है तो 75% क्या होगा, 75% आपके पास में रिटेंशन रेशियो होगा, ठीक है, रिटेंशन रेशियो जिसे हम बी कहते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पे कितना होगा, 50%, ठीक है, बी, और यहाँ पे 0%। और जब 0% रिटेंशन रेशियो होता है तो तब ग्रोथ 0 होता है। अभी अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था इलस्ट्रेशन में, सेम क्वेश्चन ही है भाई, ठीक है, थोड़ी बहुत अमाउंट यहाँ पे चेंज करी, बाकी रेशियो भी सेम है, सारी कुछ चीज़ें आपके पास में सेम है आपके पास में। क्लियर है?
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मुझे करवाना है। 7 आपके पास में होमवर्क में रहेगा। MM अप्रोच का सेम क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। बस डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ के आपको पूरा क्वेश्चन ही करवा दिया बेसिकली। देखिए, सबसे पहले उसने पूछा मार्केट प्राइस पर शेयर व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड आर डिक्लेयर एंड नॉट डिक्लेयर। तो कहता है मार्केट प्राइस निकालने के लिए कहा है। मार्केट प्राइस मतलब कि P1 निकालने के लिए कहा। बेसिकली हमारे पास P1 का फॉर्मूला तो है नहीं, तो हमें यहाँ पे निकालने के लिए P0 का फॉर्मूला पुट करेंगे आप। P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाई आपके पास में यहाँ पे 1 प्लस के और ये ला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर इन दोनों का आंसर दे देंगे। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ शेयर पूछा जो कि इशू करना है, टू बी इशू, मतलब कि डेल्टा एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। आई जिसमें से माइनस कर देंगे अर्निंग माइनस डिविडेंड और डिवाइड बाई P1। लो जी, एक एक करके सारी चीज़ें निकलवाएगा। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, प्रूफ करिए कि मार्केट वैल्यू जो है वो दोनों में सेम रहती है, मतलब कि अनचेंज रहती है। सीधी सी बात है, आपको मार्केट वैल्यू निकाल के देना है, मतलब कि NP0 फुल फॉर्मूला यहाँ पे आपको पुट करना है और पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। एक तरीके से देखिए तो पूरा MM अप्रोच ही पूछ लिया आपके पास में, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए कहा, P0, ठीक है, डेल्टा एन, पूरे का पूरा क्वेश्चन आपके पास में रिवाइज हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 1 का सेम क्वेश्चन आपके पास में, नो चेंज आपके पास, ठीक है। सिंपल सा भी, कोई ज़रा सा भी चेंज नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में होमवर्क में रहेगा और 8 और 9 मैं करवा चुका हूँ। तो अब आपके पास में बाकी रहता है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, ठीक है, 2, 5, 6, बस काम खत्म।